हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, इसको पढ़ेंगे। इसको हम कई वीडियोस में कवर करेंगे। कम से कम 3 या 4 वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर्स एज शोन इन द फिगर 6.1। ठीक है, ये यहाँ पर आपको एक फिगर दी हुई है, 6.1 है इसका नंबर। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी हमको लैंडफॉर्म्स नज़र आ रही हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेटोज़ हैं, लेक्स हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर, डिस्ट्रीब्यूटरी, डेल्टा, माउथ ऑफ रिवर, पेनिनसुला। ठीक है, इस्थमस एंड प्लेन बेसिन, इस तरह की चीज़ें हम अपनी जब भी हम ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों के नाम सुनते हैं। यानी कि ये सब क्या हैं जिनके हम यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये है लैंड फॉर्म्स। यानी कि लैंड कितने कितने टाइप की हो सकती है, किस किस तरह की दिख सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जहाँ हम अपने घर में बैठे हैं हमें प्लेन अगर नज़र आ रहा है तो लैंड हमेशा प्लेन ही होगी। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि जहाँ जो लोग माउंटेन्स पर रह रहे हैं तो उनको माउंटेनियस यानी थोड़ी ऊँची नीची जो ज़मीन दिखती है वैसी ही होगी। हर जगह अलग अलग टाइप की हमको चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। अर्थ हैज़ एन इन्फिनिटी वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अर्थ में बहुत सारे, मतलब इन्फिनिटी कह सकते हैं आप, अनंत तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं। कुछ पार्ट्स जो है लिथोस्फेयर के, यानी कि जो हमारे लैंड के पार्ट को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, वो रग्ड हो सकता है यानी ऊबड़ खाबड़, और कुछ फ्लैट हो सकता है। तो ये जो लैंडफॉर्म्स है ये रिजल्ट है दो प्रोसेसेस का, यानी दो प्रोसेसेस हुए जिसकी वजह से लैंडफॉर्म इस तरह की बन गई। तो आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि जो ग्राउंड आप देख रहे हो, जिस पर खड़े हो, ये स्लोली स्लोली मूव कर रहा है। आपको पता है ना कि अर्थ मूव करती है, अपनी ही एक्सिस पर भी घूमती है और सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो ये जो मूवमेंट है इतनी स्लो है कि हम फील नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन वो मूव कर रही है। अर्थ के अंदर कॉन्टीन्यूस मूवमेंट होती रहती है। पहली तो इंटरनल प्रोसेस, उसके अलावा भी अर्थ के अंदर भी, यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम अर्थ की मूवमेंट हमने जो पढ़ी थी, उसके अलावा भी जो अर्थ के अपने अंदर भी कुछ कुछ मूवमेंट्स चलती रहती हैं। ठीक है, जो इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं उसकी वजह से कोई जगह की ज़मीन जो होती है वो उठ जाती है और कुछ अंदर डूब जाती है। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पर बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी मूवमेंट्स अर्थ के अंदर चलती रहती हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स में हम जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको साथ साथ पढ़ते हुए चलते हैं हमेशा की तरह। इसमें दिया हुआ है कि एक हिल एक ऐसा लैंड सरफेस होती है जो कि अपने आसपास के एरिया से थोड़ी ऊंची उठ जाती है। ठीक है, जनरली स्टीप हिल यानी जो गहरी हिल होती है उसकी एलिवेशन 600 मीटर से ज़्यादा होती है, उसको हम माउंटेन बोलते हैं। यानी कि हिल 600 अगर मीटर की है तो उसे माउंटेन बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह के माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट है 8000 मीटर। जैसे हमारा हिमालयाज़ है, ये हिमालयाज़ माउंटेन रेंज है, तो ये भी माउंटेन की ही कैटेगरी में आती है क्योंकि इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऊंचाई सॉरी। अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, अगले पेज पर आते हैं। दैट इज़ द सेकेंड ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेस। तो इंटरनल प्रोसेसेस के बारे में हमने समझ लिया कि इंटरनल प्रोसेस चलते रहते हैं अर्थ के अंदर। अब कुछ एक्सटर्नल प्रोसेसेस भी होते हैं। वो क्या होते हैं, कुछ ना कुछ टूट फूट चलती रहती है लैंड सरफेस के ऊपर। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होती है कि हम जैसे रोड्स बनी हुई होती हैं बाहर, हम देखते हैं पहले जब रोड बनी तो बहुत प्लेन नज़र आती है, उसके बाद जब इतनी सारी गाड़ियाँ वहाँ से जाती हैं या कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, कुछ भी इस तरह की हैज़ार्डस चीज़ हो जाती है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है तो हमें उस जगह पर कभी गड्ढे नज़र आने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये लैंड सरफेस बाहर की साइड से भी कुछ ना कुछ टूट फूट इसमें चलती रहती है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें भी बनती रहती हैं। तो ये जो वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस, इसको हम इरोजन बोलते हैं। जो अर्थ की जो सरफेस को जो के ऊपर जो टूट फूट हो रही है, जो वेयर ऑफ हो रही है, इसको हम इरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। क्या होता है, ऊपर की लेयर हटती जा रही है, चाहे वो हवा से हो, चाहे वो पानी से हो, किसी भी चीज़ की वजह से हो। तो ये जो ऊपर की लेयर को हटना का जो ये प्रोसेस है इसको हम इरोजन बोलते हैं। और जो ये जो चीज़, मान लो ऊपर की मिट्टी कहीं से उड़ी, ठीक है, तो कहीं जाकर तो बैठेगी, कहीं जाकर वो इकट्ठी ही होगी। तो जहाँ पर वो जाकर इकट्ठी हो रही है वहाँ पर वो डिपोज हो रही है, यानी कि डिपोजिशन का प्रोसेस हो रहा है। यानी कि इरोजन एंड डिपोजिशन दोनों प्रोसेसेस साथ साथ चलते हैं। एक जगह से जो अर्थ की लेयर है या अर्थ की जो मिट्टी है, ऊपर की जो भी पार्ट है, वो इरोड होगा यानी कि इरोजन होगा उसमें, और दूसरी जगह जाके वो डिपोज हो जाएगा यानी कि वो बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो प्रोसेसेस हैं ये या तो बहते हुए पानी की वजह से हो सकते हैं, बर्फ़ की वजह से हो सकता है, या हवा की वजह से, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था।
तो ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स। तो हम जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं उनकी एलिवेशन, उनके स्लोप के बेसिस पर हम उनको किस किस नाम से पुकार सकते हैं। जैसे एक माउंटेन्स हो सकता है, प्लेटोज हो सकता है और प्लेन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक समझा इस वाले वीडियो में कि क्या क्या लैंड फॉर्म्स अर्थ की होती हैं और किस वजह से बनती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियोस में ये सारे पार्ट्स इसलिए कवर करने हैं जिससे कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पर इजीली पहुंच सकें, जिससे कि आपको पूरा वीडियो गो थ्रू ना करना पड़े। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम अगला पार्ट कवर करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ का सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि लैंडफॉर्म्स किस किस टाइप के हो सकते हैं और वो किस वजह से बन सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस दोनों चलती रहती हैं अर्थ के अंदर, एक अंदर या बाहर, जिसकी वजह से वो लैंडफॉर्म्स बनती हैं। तो हम जो लैंडफॉर्म्स को अब हम स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हो सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट कम्स माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन किसे बोलते हैं? एक नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ है। एलिवेशन मतलब एक जगह पे किसी चीज़ का उठ जाना, थोड़ा ऊपर ऊंचा हो जाना। ठीक है, तो अर्थ का जो एलिवेशन अगर नेचुरली हो जाए सरफेस का, तो उसको हम माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, माउंटेन्स स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। हो सकता है कि वो थोड़ा सा स्मॉल हो या उसका बेस बड़ा हो, यानी कि नीचे से वो ब्रॉड हो जहाँ से वो उठना शुरू हुआ। तो इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, लेकिन वो अपने आसपास के एरिया से कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, इसलिए हम उसको माउंटेन बोलते हैं। कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं देन द क्लाउड्स, मतलब जब बादल तक हम पहुंच जाते हैं उससे भी ऊंचे वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊंचे जाते हैं तो क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। तो आप जानते हैं कि आप कभी भी पहाड़ों पर घूमने गए होंगे, जैसे विंटर में भी जाते हैं लोग, समर वेकेशंस में भी माउंटेन्स पर जाते हैं अपनी वेकेशंस बिताने के लिए। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं, हम गर्मी से बचने के लिए जाते हैं ऑब्वियसली, गर्मी में तो ठंड फील होने लग जाती है। ठीक है, तो ठंडा जैसे जैसे हम ऊंचे एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हमें जो क्लाइमेट है वो कोल्ड हो जाता है। कुछ माउंटेन्स में देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ जो माउंटेन्स हैं उसमें आइस परमानेंटली जम गई है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो कभी पिघलेगी या कभी जमेगी, वो परमानेंटली जमी ही हुई है। उनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट जमी हुई बर्फ वाले माउंटेन्स को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम ग्लेशियर्स। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। और कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जो हमको बाहर नज़र आ रहे हैं, सिर्फ वही माउंटेन्स नहीं हैं, कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जो सी के नीचे भी हैं, जिनको हम देख नहीं सकते क्योंकि सी के नीचे हैं वो। बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट आपको पता ही है कि कितना ठंडा होता है, बर्फ़ जमी रहती है। लोग जो नॉर्मली जो प्लेन्स पे रहने वाले लोग हैं वो थोड़े मॉडरेट टेम्परेचर वाले होते हैं, जो लेकिन जैसे ही हम ऊपर माउंटेन्स पर जाते हैं थोड़ा हार्श हो जाता है। हार्श इन द सेंस कि वो थोड़ा कोल्ड हो जाता है प्लेन्स के कंपैरिजन में। तो ज़्यादातर लोग नहीं रह पाते, बहुत मुश्किल से रह पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग रहते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप। स्लोप्स क्या होते हैं? इनके बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। गहरे का स्टीप का मतलब सोच रहे हैं हम, जैसे कि आप उसका स्लोप बहुत प्लेन से जुड़ा हुआ नहीं है, थोड़ा बिल्कुल गहराई में जाकर है। ठीक है, और लेस लैंड वहाँ पर मिलती है फार्मिंग के लिए। लोग फार्मिंग कहाँ पर करेंगे? क्योंकि उनको लैंड अवेलेबल वहाँ नहीं होती, क्योंकि माउंटेन यानी ऊंची नीची लैंड होने की वजह से। ठीक है, नाउ कम्स माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। ठीक है, अब माउंटेन्स क्या होते हैं? अगर हम उसको एक लाइन में, जैसे ये देखिए, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, अगर ये एक लाइन में अरेंज है तो इसको हम बोलेंगे इस पूरे को माउंटेन रेंज। तो हिमालयाज भी हमारी माउंटेन रेंज है। ठीक है, मैनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस। ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड में माउंटेन सिस्टम्स हैं जो कि रेंजेस में अरेंज हैं, वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैले हुए हैं। जैसे हिमालयाज है, आल्प्स है, एंडीज है, ये माउंटेन रेंजेस हैं एशिया की। एशिया की कौन सी है? हिमालयाज। यूरोप की है आल्प्स, और एंडीज है साउथ अमेरिका की। ठीक है, तो माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। सो सबकी हाइट और शेप अलग अलग हो सकती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। तो माउंटेन्स कितने कितने टाइप के होते हैं? पहला है फोल्ड माउंटेन्स, सेकेंड है ब्लॉक माउंटेन्स, एंड थर्ड इज वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, अब हम इनको डिस्क्राइब करते हैं कि किस किस टाइप के माउंटेन्स हो सकते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द आल्प्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रक्ट रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। इसका मतलब क्या है कि हिमालयन जो माउंटेन्स हैं वो
और जो आल्प्स हैं वो क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है, जैसे कि एक पेपर शीट है, ठीक है, अगर इसको यहाँ से धक्का दिया जाए इस तरफ और इसको भी यहाँ से ऐसे पुश किया जाए तो ये वाला जो एरिया है, बीच वाला एरिया ऐसे उठ जाता है, ठीक है, उठ जाता है ना, तो हमारा पेपर ऐसे दिखने लगता है अगर हम यहाँ से फोर्स लगाएं तो इसी तरीके से दो तरफ से प्रेशर पड़ने के कारण जो इस तरह की जो लैंड फोल्ड होकर ऊपर उठ गई है, दैट इज़ कॉल्ड फोल्ड माउंटेन। तो हमारे हिमालयाज जो हैं इसी तरीके से फोल्ड माउंटेन बने हैं। इनका रग्ड रिलीफ है, यानी बहुत उबड़ खाबड़ है, और हाई कॉनिकल पीक्स, इनकी पीक्स ऐसी हैं कोन की तरह, ठीक है। अरावली रेंज जो इंडिया में है, ठीक है, जो राजस्थान के पास है, वो क्या है, वो ओल्डेस्ट हैं, ये यंगेस्ट हैं, लेकिन ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड के, ठीक है। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। लेकिन जो ये अरावली रेंज है वहाँ पे माइनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, माइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा खुदाई करते हैं ह्यूमंस, तो उसकी वजह से क्या है, वो धीरे धीरे इरोड होती जा रही है। तो इरोजन की वजह से वो बहुत ज़्यादा अब मतलब एरिया कम होता जा रहा है, माउंटेन्स का ख़त्म होते जा रहे हैं। अपलेंशियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूराल माउंटेन्स इन रशिया, ठीक है, ये भी है माउंटेन रेंजेस हैं ये अलग कंट्रीज़ की। हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, इनका एलिवेशन तो कम है और ये ऊपर से राउंडेड है, जैसे ये कोनिकल है लेकिन ये राउंडेड है, ठीक है। एंड दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये बहुत पुराने ही फोल्ड माउंटेन्स कहे जाते हैं। नाउ कम्स द ब्लॉक माउंटेन्स। अब ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, जैसे आपको ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये ब्लॉक्स की शेप में होते हैं, ये है तो माउंटेन्स लेकिन ये ब्लॉक्स हैं। ये क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। जैसे कि मान लीजिए प्लेन था, इतना एरिया नीचे चला गया, तो ये जो ऊंचा उठा हुआ एरिया है तो क्या होगा, ये उठा हुआ नज़र आएगा हमको, ठीक है, माउंटेन की तरह नज़र आएगा। तो जो लार्ज एरियाज है वो या तो ब्रेक हो जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली, वर्टिकल मतलब नीचे धंस जाता है। तो जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स हैं, जैसे ये धंस गया, तो ये जो उठे हुए ब्लॉक्स रह जाते हैं इनको हॉर्स्ट बोला जाता है, और जो नीचे वाले ये जो ब्लॉक हैं जो नीचे चले जाते हैं इनको ग्रैबन बोला जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, दिस इज ग्रैबन एंड दीज आर हॉर्स्ट। तो राइन वैली जो है और वॉस्जिस माउंटेन जो यूरोप में है, वे एग्जाम्पल हैं इस तरह के माउंटेन सिस्टम के, यानी कि ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। लोकेट करिए वर्ल्ड मैप में, आप वर्ल्ड मैप को खोलकर देखिए। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो आप प्लीज़ एक एटलस लेकर बैठिए, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपको टॉपिक है उससे रिलेटेड आप अपने मैप को हमेशा साथ में रखिए, वर्ल्ड के और इंडिया के स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इनको लोकेट करिए आप वर्ल्ड मैप में एटलस पे, और पता करिए कि इस टाइप के लैंडफॉर्म्स और कहाँ कहाँ हमको मिल सकते हैं। अब आते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स, यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन्स के नाम से पता चल रहा है कि ये वॉल्केनो के प्रोसेस की वजह से बने हैं। ये वॉल्केनिक एक्टिविटी के प्रोसेस की वजह से बना है, ठीक है। जैसे माउंटेन किलिमंजारो है अफ्रीका में, और माउंट फुजियामा है जो जापान में है, ये इस तरह के माउंटेन्स हैं, यानी कि वॉल्केनोज की एक्टिविटी के कारण बने हैं। माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स बहुत यूज़फुल होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। माउंटेन्स, आपको यहाँ पर माउंटेन्स के बारे में बता रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। माउंटेन्स स्टोर हाउस होते हैं वाटर का, आपको पता है ना, उस पर बर्फ़ जमी रहती है मोस्टली, तो जब भी थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है तो वो जो बर्फ़ पिघलती है वो नीचे आती है, यानी कि एक तरीके से लैंड पे रहने वाले लोगों का वो सोर्स ऑफ वाटर भी है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स, और बहुत सारी रिवर्स हैं वो ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ही बनती हैं और वहीं से निकलती हैं, ठीक है। रेजर्वॉयर्स आर मेड एंड वाटर इज़ हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल, ठीक है। तो वो जो पानी आके इकट्ठा होता है, तो रेजर्वॉयर्स यानी कि एक जगह पर पानी का इकट्ठा हो जाना, तो वो बन जाते हैं और लोग उसको यूज़ करते हैं। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरीगेशन। तो वाटर क्या होता है, जो माउंटेन से निकलता है वो इरीगेशन के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, यानी सिंचाई करते हैं अपने खेतों की, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, यानी कि पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको भी बनाया जाता है। रिवर वैलीज एंड टेरेसेस, ये आइडियल हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, यानी कि माउंटेन एरिया में कहाँ पर खेती की जाएगी, जो रिवर की वैलीज होंगी वो क्या होगा, वहाँ वैलीज में थोड़ा सा प्लेन एरिया एक टाइप से थोड़ा सा मिल जाता है कंपैरेटिवली, और टेरेसेस जो होते हैं, ठीक है, जैसे टेरेस फार्मिंग देखिए आपने, इस टाइप की यहाँ पे जो प्लेन एरिया होगा यहाँ पर खेती की जाएगी, ठीक है। माउंटेन्स हैव रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, आपको पता है माउंटेन्स हैं तो वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे और जीव जंतु भी मिलते हैं हमको, ठीक है। फ्लोरा बोलते हैं हम पेड़ पौधों को, और फौना हम बोलते हैं जानवरों को, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड हमको क्या चीज़ और प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल मिलता है हमें, इससे लकड़ी मिलती है ना, फॉडर चारा, और शेल्टर रहने के लिए जगह,
एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन्स, ये सब मिलते हैं हमको, ठीक है। देखिए आपको ग्लेशियर का एक एग्जांपल है, वॉल्केनिक माउंटेन है, लेकिन ये वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बना है, यानी कि देखिए कैसे बनता है। जैसे मैग्मा बिल्ड्स अप हेयर अंडर द इनॉर्मस प्रेशर, यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर पड़ा तो यहाँ पे मैग्मा क्या हुआ, बाहर आ गया, लावा बाहर निकल गया, ठीक है। मॉल्टन रॉक्स फ्लोइंग डाउन दिस साइड इज कॉल्ड लावा, और वॉल्केनिक कॉन इज कंपोज ऑफ द लेयर ऑफ द एश ऑन द, ये इसकी कंपोजिशन है। और इसकी जैसे ये जो चीज़ बाहर आएगी, ये जहाँ इकट्ठी हो जाएगी वो एक तरह का माउंटेन बन जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। अब क्या है, माउंटेन्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। आपको पता है टूरिस्ट ज़्यादातर इस तरह की साइट सीइंग जो होती है माउंटेन्स की जगह को बहुत पसंद करते हैं, तो एक तरीके से टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। ये विजिट करते हैं माउंटेन्स को उनकी सीनिक ब्यूटी के लिए, वहाँ पे ब्यूटी बहुत अच्छी है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे दिखते हैं, वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए नेचुरल आपको चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। बहुत सारे स्पोर्ट भी करने के लिए लोग जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग, ये जो है पॉपुलर है माउंटेन एरिया में। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयस एसोसिएटेड विद दिस स्पोर्ट्स, ठीक है। आप इसको गूगल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, आपको खुद भी पता हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं मुझे कि इस तरह की कौन सी जगह है जो कि इस तरह के स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं हिमालयाज़ में, ठीक है। तो इस वीडियो में अब माउंटेन्स हमने कवर कर लिया, अगले वीडियो में हम और लैंड फॉर्म्स को कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ इस चैप्टर के जो जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं हम अगले 2 या 3 वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, या कोई और क्वेरी है तो वो भी बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर नाउ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 लैंड फॉर्म्स के बारे में जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे, थर्ड पार्ट को। उसमें हमने एक लैंड फॉर्म जो है माउंटेन्स उसको कवर कर लिया था। अब हम नेक्स्ट लैंड फॉर्म्स पर चलते हैं, दैट इज़ प्लेटोज़, ठीक है। प्लेटोज़ में क्या है, प्लेटोज़ क्या होते हैं, प्लेटो इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, ठीक है। जैसे कि हमने माउंटेन्स पढ़े थे वो ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लेटो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि ये एक लैंड है, यहाँ पे थोड़ी सी एलिवेटेड जगह है, हालांकि वो भी फ्लैट ही है, ठीक है। इस तरह से जो थोड़ी सी उठ जाती है, माउंटेन जितना ऊंचा नहीं उठती लेकिन थोड़ा सा उठ जाती है और वो फ्लैट होती है, उसको हम प्लेटोज बोलते हैं। इसको हम टेबल भी लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग अबाउट द सराउंडिंग एरिया, अपने आसपास के एरिया से थोड़ा ऊंचा है। और प्लेटो में हैव 1 और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स, इसकी हो सकता है ये एक साइड हो या उससे ज़्यादा साइड हो, इनकी जो स्लोप्स हैं वो स्टीप होती हैं, ठीक है। और द हाइट ऑफ द प्लेटोज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर्स, ठीक है। ये अलग अलग हो सकती है, कुछ 100 मीटर भी हो सकती है, कुछ 1000 मीटर्स में भी हो सकती है। प्लेटोज लाइक माउंटेन्स में भी यंग और फोल्ड, जैसे कि हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था कि वो यंग होते हैं, यंग मतलब कि अभी ही रिसेंटली ही कुछ 100 सालों में ही बने हैं, और कुछ ओल्ड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हज़ारों साल पुराने भी हो सकते हैं। डेक्कन प्लेटो जो है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लेटो में माना जाता है। ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटो इन केन्या और तंजानिया में, युगांडा में, वेस्टर्न प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी अदर एग्जाम्पल्स हैं। तिब्बत प्लेटो जो है वो हाईएस्ट प्लेटो है इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड कौन सा माना जाएगा, तिब्बत प्लेटो, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 4000 to 6000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। तो ठीक है, जो हमारा मीन सी लेवल हमने सी लेवल डिसाइड किया, सी लेवल से हाइट नापते हैं, ठीक है, उसको कंपेयर करते हैं, तो वहाँ से 4000 और 6000 मीटर ऊंचा है, इसके आसपास है, ठीक है। प्लेटोज आर वेरी यूजफुल, प्लेटोज बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि बहुत रिच होते हैं मिनरल डिपॉजिट्स में, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाया जाता है। इसके रिजल्ट से मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड, तो ठीक है, जहाँ पर मिनरल्स मिलेगा वहाँ पे खुदाई भी करेंगे लोग, क्योंकि उनको रिसोर्सेज चाहिए, हमारे हर कंट्री को रिसोर्सेज चाहिए, और वो मिनरल्स पाकर क्या करेंगे, अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लगाएंगे, ठीक है, और उसकी बहुत मॉनेटरी वैल्यू भी होती है। तो क्या करते हैं, माइनिंग एरियाज भी बहुत सारे यहाँ पर बन गए हैं, वो प्लेटो एरियाज में ही बने क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। द अफ्रीकन प्लेटो इज़ फेमस फॉर गोल्ड, ठीक है, अफ्रीका आपको पता ही होगा कि वो गोल्ड और डायमंड के लिए बहुत माना जाता है, वहाँ पे गोल्ड और डायमंड की माइनिंग होती है, खुदाई होती है खानों में। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैगनीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है। इसको आप अपने मैप में देखते चलती है, इंडिया में कहाँ पर ये पाया जाता है, कहाँ पर है छोटा नागपुर प्लेटो। अगर आप हर चीज़ को मैप पर प्लॉट करते चलेंगे तो आपके दिमाग में एक इमेज सी बन जाएगी
ठीक है, उस इमेज को आप कभी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि आप साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। धीरे धीरे जब आप हर चैप्टर के साथ आप इमेज को एसोसिएट करेंगे तो आपकी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आप जब आगे हायर लेवल पर भी ज्योग्राफी को एज ए सब्जेक्ट लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अभी आप बहुत बेसिक लेवल पे हैं, बेसिक लेवल पे होने की वजह से आपको बेसिक चीज़ें समझाई जा रही हैं। ठीक है, जब आप बेस से ही समझना अच्छे से शुरू करेंगे मैप के साथ, क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैप के कभी समझी नहीं जा सकती। मेरे ख्याल में जब भी आप ज्योग्राफी लें की बुक पढ़ें, एक मैप आपके साथ में हमेशा होना ही चाहिए। और हो सके तो आप प्रैक्टिस के लिए एक जो खाली ब्लैंक मैप होता है, ठीक है, उसको भी फिल करके देखिए आपने जो जो चीज़ें पढ़ी वो कहाँ कब आप लोकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी ज्योग्राफी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कभी भी उससे डर लगने जैसी कोई बात ही नहीं आएगी। ठीक है ना, आपको अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इन द प्लेटो एरियाज देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज अ रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। अब प्लेटो है तो रिवर क्या होगी, वहाँ से ऊपर से गिरेगी। ठीक है, तो वहाँ पर वाटरफॉल टाइप, जैसे वाटरफॉल लोग देखने जाते हैं वो मिलते हैं। इंडिया में हुंद्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेटो ऑन द रिवर सुबर्णरेखा एंड जॉग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच वाटरफॉल्स। ठीक है, इस तरह के आप नाम को याद ही नहीं रखना, आपको मैप पे भी देखना है, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। द लावा प्लेटोज आर रिच इन ब्लैक सॉइल। लावा प्लेटोज जो होते हैं वो ब्लैक सॉइल में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं और वो बहुत फर्टाइल होते हैं और वो कल्टीवेशन के लिए बहुत उपयुक्त हैं। मैनी प्लेटोज हैव सीनिक स्पॉट्स। कुछ प्लेटोज ऐसे हैं जहाँ पर लोग अच्छे व्यू देखने के लिए जाते हैं और बहुत अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, तो टूरिज्म के प्लेसेस भी बन जाते हैं। अब एक हमारी मेन जिस पर हम रहते हैं मोस्टली लोग, उसको हम उस लैंडफॉर्म को देखते हैं, वो है प्लेन्स। प्लेन्स क्या है, प्लेन्स के बारे में तो हम सब जानते हैं। प्लेन्स एक लार्ज स्ट्रेच है फ्लैट लैंड का, ठीक है, बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। इतनी ऊंची नहीं है, वो मीन सी लेवल सिर्फ 200 मीटर तक ही ऊपर होती है। कुछ प्लेन्स एक्सट्रीमली लेवल, कुछ इतने फ्लैट हैं, बहुत लेवल हैं, और कुछ स्लाइटली रोलिंग, कुछ थोड़े से रोलिंग हैं, कुछ अंड्यूलेटिंग हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। कुछ ज़्यादातर प्लेन्स रिवर की एक्टिविटीज बने, जैसे रिवर यहाँ बही, ठीक है, बह कर गई तो उसने यहाँ की जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी जो जगह होगी उसे प्लेन कर दिया। ठीक है, जब आप किसी जगह पर ऐसे कुछ घिसते हैं, जैसे लकड़ी पर भी जैसे कारपेंटर घिसता है, तो अगर वो रग्ड भी होगी तो प्लेन हो जाएगी। तो रिवर की वजह से ही मोस्ट ऑफ द प्लेन्स बने हैं। और उनकी ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जो उनकी सहायक नदी है, जो मेन नदी से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से वो होती है ट्रिब्यूटरीज, उनकी वजह से ही मोस्टली हमारे प्लेन्स बने हैं। ठीक है, तो अब है मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स एंड द ट्रिब्यूटरीज एंड द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स एंड इरोड देम। अब क्या करती है रिवर, जैसे जैसे बहती है, आपको पता है एक जगह से कोई चीज़ एक्टिविटी बार बार होगी तो उस जगह को फ्लैट कर देगी, प्लेन कर देगी, इरोड कर देगी, वहाँ से जो भी चीज़ होगी, मिट्टी होगी, पत्थर होगा, उसे हटा देगी। तो वो क्या करती है, कैरी फॉरवर्ड करती है, इरोडेड मटेरियल को तोड़ती रहती है, उसको माउंटेन को जो भी चीज़ अपने साथ बहा कर ले जाती है। ठीक है, तो फिर वो ले जाकर कहाँ पे जाकर डिपॉजिट कर देती है, वो जिसमें स्टोन्स होते हैं, सैंड, सिल्ट अलॉन्ग देयर कोर्सेज, वो क्या करती है अपने साथ बहा के ले जाती है और अपनी वैलीज़ में। इट इज़ फ्रॉम देयर दीज डिपॉजिट, इसी डिपॉजिट की वजह से प्लेन्स बने हैं। ठीक है, इन सब जो चीज़ों से मिलजुल के प्लेन्स बने हैं। जनरली प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यहाँ पर ईजी है, क्योंकि फ्लैट सरफेस है, आपको पता है, इसलिए प्लेन्स को बहुत थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं यहाँ पर, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रहते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छी प्लेन जगह है, यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर इजीली हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। कुछ लार्जेस्ट प्लेन जो है जो रिवर्स ने बनाए हैं, जो एशिया में मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एशिया में जो प्लेन्स हैं वो हैं गंगा नदी के द्वारा बनाए गए हैं या ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए हैं। और चाइना में अगर इस तरह के प्लेन्स हैं वो यांगत्से नदी ने ज़्यादातर बनाए हैं। ठीक है, प्लेन्स बहुत यूज़फुल एरियाज़ हैं लोगों के रहने के लिए, हैबिटेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल। अब क्या है, जब फ्लैट लैंड होगी तो लोग घर बना पाएंगे, इजीली खेती कर पाएंगे, तो इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, फर्टाइल सॉइल मिलती है, लैंड स्लाइटली हाईली प्रोडक्टिव होती है कल्टीवेशन के लिए। और इंडिया में भी इंडो गैंगेटिक प्लेन ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड माना जाता है इस कंट्री में। देखिए इस तरह के प्लेन के एरिया में देखो कितनी अच्छी खेती हो रही है, लोग कितने अच्छे से यहाँ पर अपनी खेती कर सकते हैं, रह सकते हैं,
कितना अच्छा सीनिक ब्यूटी नज़र आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज लैंड फॉर्म्स और एंड द पीपल। ठीक है, इसको हम कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हमारे सारे लैंड फॉर्म्स जो मेजर हैं वो कवर हो गए हैं। आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में ख़त्म करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं अपने ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 को। हमने लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ लिया था, कितने कितने टाइप की होती हैं और किस वजह से बनती हैं। अब हम इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इन लैंड फॉर्म्स की। ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। ठीक है, लोग अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स पर हमेशा से रहते आए हैं। कुछ में पहले रहते थे, कुछ में धीरे धीरे जो लैंड फॉर्म्स नए नए बने फिर रहना शुरू किया। ठीक है, तो लेकिन लाइफ डिफ़िकल्ट होती है, आपको पता है माउंटेन एरिया में वहाँ पे खेती करना मुश्किल होता है, लोगों को रोड्स बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो लाइफ थोड़ी मुश्किल होती है। प्लेन्स थोड़ी बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर क्रॉप्स उगाना आसान होता है, घर बनाना भी आसान होता है, और रोड बनाना भी आसान होता है। ठीक है, माउंटेन के कंपैरिजन में। तो आपको कुछ डिफरेंस नज़र आता है कि यहाँ के लोग जो रहते हैं उनके रहने का स्टाइल भी अलग होगा। ठीक है, जब कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं और कुछ नहीं होती हैं तो लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उन सिचुएशंस में। तो कैसे उन्होंने अडेप्ट किया है, कैसे उनके लिविंग स्टाइल चेंज दिखते हैं आपको, आप क्या इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? कई बार कैसा होता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स जो होते हैं वो बहुत सारे डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं। ठीक है, बहुत सारा नुकसान करवाते हैं, लोगों का भी और प्रॉपर्टी का भी। तो ये जो ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है ये होता है। तो बाय क्रिएटिव अवेयरनेस, हम अवेयरनेस अगर लोगों में फैलाएं तो इस तरह के जो इंसिडेंसेस हैं उससे रिस्क बहुत हद तक कम हो सकता है। लोगों को हम एक तो बताएं कि कैसे क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें पॉल्यूशन रोकना होगा। पॉल्यूशन के अलावा जो हम क्लीनलीनेस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, क्लीनलीनेस पे हमारी सरकार भी कितना ध्यान दे रही है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया है, हमको ये प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, हमको इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, तो हमको इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है जिससे क्या होता है कि हमारे ब्लॉक हो जाती हैं जो नदियाँ होती हैं, वो एक जगह, ये जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, ये सब इकट्ठा हो जाता है। जो पानी में रहने वाले जो जानवर हैं वो उनको खा लेते हैं और फिर वो मर जाते हैं। और जैसे जैसे ये स्पीशीज़ मरती रहेंगी तो एक टाइम पर आकर वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। एक्सटिंक्ट होने की वजह से क्या होता है, जो बाकी स्पीशीज़ है जो उन स्पीशीज़ को खाकर डिपेंड होती थी अपने, मतलब उनको खाना मिलता था, फिर धीरे धीरे वो भी ख़त्म होने लग जाती है। इस तरीके से अगर हर स्पीशी ख़त्म होती रहेगी तो उससे क्या होगा, हम लोगों का पूरा जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस, वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो कई बार, और इस तरीके से जैसे कि हम ज़्यादा खुदाई कर रहे हैं, माइनिंग ज़्यादा कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस ज़्यादा कर रहे हैं, उससे क्या होता है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ का सरफेस हटता रहता है, उसको वो लूज़ पड़ जाता है। लूज़ पड़ने की वजह से जो अर्थ के नीचे प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं, और वो जहाँ पर क्रैक्स बन जाते हैं, उससे क्या होता है, अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा प्लेन्स का, तो क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादातर इस तरह की जो कैलामिटीज़ आएंगी और लोगों का नुकसान होगा, लाइफ का नुकसान होगा और हर तरह का नुकसान होगा। और जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गर्मी बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में, जैसे हम सबको पता है कि पहाड़ों पर जो बर्फ़ है, ग्लेशियर्स की बर्फ़ पिघल के नीचे आती है, नीचे आने पे जो लेवल है सी का वो बढ़ जाता है, नदियों में पानी बाढ़ आ जाती है, उसकी वजह से जो आसपास के लोग हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, और उनको बहुत नुकसान होता है, ना खेती कर पाते हैं, ना रह पाते हैं, तो हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है। तो हम सबको उसका ध्यान रखना है, अपने नेचर का मतलब जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं जिस पे लोग रहते हैं उसको साफ़ सुथरा रखना है, उसको हाइजीनिक रखना है, उस तरह की गैसेस प्रोड्यूस नहीं करनी, ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना। इस तरह की चीज़ें हमको मोस्टली गवर्नमेंट भी अवेयर करवाती है, हमारे टीचर्स भी अवेयर करवाते हैं, हमको खुद से भी अवेयर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये हम लोगों के ही भले के लिए है। तो यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मेनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। हम कैसे लैंड को यूज़ करना है, कैसे पानी को यूज़ करें। पानी बहाते रहते हैं लोग, ठीक है, ब्रश कर रहे हैं तो नल चल रहा है, बर्तन धो रहे हैं रनिंग वाटर में। पानी बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, बहुत हार्शली, और बहुत लीनियंट हैं हम उसको यूज़ करने के लिए। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन द वेस्टफुल मैनर, बहुत वेस्ट करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउस इन फर्टाइल लैंड
सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड, ठीक है, कूड़ा फेंक देते हैं लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और पानी भी गंदा वाला फेंक देते हैं, उससे रोड्स गंदी हो जाती हैं। हमें ऐसा करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नेचर ने हमें बहुत अच्छे गिफ्ट्स दिए हैं जिनको हम केयरलेस मैनर में नहीं यूज़ करना चाहिए। जो अवेलेबल लैंड है वो सिर्फ इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़, इट्स आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हमारे आने वाली जो जनरेशन होंगी उनके लिए भी एक बेटर प्लेस छोड़ना है ना। कल को वो जो आने वाले बच्चे होंगे वो क्या देखेंगे कि हम कैसी दुनिया में रहते हैं। जिस तरीके से हमें अच्छी एनवायरनमेंट मिला, अच्छी चीज़ें मिली, इस तरीके से आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हम कुछ छोड़ कर जाएँ। इसलिए हमें अपनी नेचर का ध्यान अपने लिए भी रखना है और उनके लिए भी रखना है, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन, आप जब आंसर्स लिखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो इस मिशन को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें अपने आंसर्स में, इससे आपके आंसर की क्वालिटी अच्छी होगी। तो हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स आर प्री रेक्विसाइट्स, ठीक है। ये पूर्व शर्त है कि ऐसी ये चीज़ें आपको मिलेंगी तभी आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, फिर माइंड भी हेल्दी होगा। स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, ये लोगों को ये सब प्रोवाइड करवाने में, यानी हेल्दी क्लीन वाटर और एयर, क्लीन एयर प्रोवाइड कराने के लिए एम करता है, यानी उनका उद्देश्य है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आई थिंक पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर को हम अगर रिवाइज करेंगे तो आपको पता है मैं आपके साथ रिवाइज करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। एक वीडियो में पूरे चैप्टर का इनकॉर्पोरेट करके चारों वीडियोस को वो भी अपलोड कर दूँगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये पूरे वीडियोस कैसे लगे, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।